तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या था, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने जो चार्ज है यहाँ पर Q1 और Q2 जो यहाँ पर चार्ज है, तो इस चार्ज के बीच में जो रिलेशन है उन्होंने उसको बताया गया, ठीक है ना। मतलब कि अगर इस Q चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया जाए, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया जाए, उनके बीच का डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो वर्क कर रहे हैं, मतलब जो अट्रैक्शन हो रहा है, जो रिपल्सन हो रहा है, उसमें क्या इफेक्ट हो रहे हैं, क्या वेरिएशन हो रहे हैं, इसको एक लॉ दिया जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ electrostatic force of 2-point charge is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to square of distance between them, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या बोलना चाहा कि ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट का, दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का, ठीक है। ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और अगर इसको इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया जाए तो इसके जगह पर आप रिप्लेस कर दो क्या चीज़, K और Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। ये अब देखो कुछ याद आ रहा है, इस फार्मूला को देखने से कुछ याद आ रहा है, हमें कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है कि 11th क्लास में जो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें क्या था, 2 मास था। यहाँ पर क्या था जी, 2 मास था, और उस 2 मास के बीच में लगने वाला जो फोर्स था इसको हम लोग क्या बोलते थे, न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते थे ना। यानी क्या है, वहाँ क्या पढ़ रहे थे, F = G m1 m2 ओवर R स्क्वायर। R क्या था, दोनों के बीच का क्या था, डिस्टेंस था, ठीक है। तो ये था, तो उससे ये कंपेयर किया सकता है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना, कंपेयर करके। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। खैर, तो बाय द एक्सपेरिमेंट इस K का जो वैल्यू है, इस K के वैल्यू को हमको याद रखना होगा, 9 × 10⁹ ये हो जाएगा, देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको और K की और वैल्यू को याद रखोगे तो K की जो वैल्यू होती है इसको आप लिख सकते हो 1/4πε0 भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर ε0 क्या है, ε0 जो है, ये जो, अगर मान लो कि ये जो Q चार्ज अगर वैक्यूम में रखा हुआ है तो उसकी जो वैल्यू वो ε0 बता रहा है, ठीक है। अगर किसी मीडियम में रखा हुआ है तो क्या करोगे, K की वैल्यू, K = हो जाएगा 1/4πε सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन हो जाएगा यहाँ पर। और अगर तुम साथ में लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 और ε0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ε0 क्या होता है, यहाँ पर ε0 क्या होता है, तो ε0 होता है परमिटिविटी ऑफ क्या, ठीक है। और εr क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम। और इसको आप लोग कर लो, ये इन वैक्यूम लिखो, ये सही नहीं लग रहा है, इन वैक्यूम, ठीक है। रिलेटिव परमिटिव इन वैक्यूम या एब्सोल्यूट, हाँ ठीक है, ये हुआ आपका। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कभी कभी देखो एग्जाम में ये भी दे देता है कि बोल दिया ना आपको कि इसका डायमेंशन निकालो, तो आप इसका डायमेंशन निकाल सकते हो, एप्सिलॉन का डायमेंशन ही पूछ सकता है, ठीक है। और या एप्सिलॉन का वैल्यू भी पूछ सकता है, आपका होता दिया जाता है, इसको याद रखने वाला चीज़ है। 8.85 इंटू क्या होता है बताइए, हाँ हाँ, अब क्या होगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ही होगा ना।
नहीं एप्सिलॉन नॉट तो यार नीचे आ जा रहा है ना, तो अगर नीचे आ जाएगा तो कूलम ऊपर चला जाएगा ना। ठीक है, वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एप्सिलॉन नॉट को निकालना चाह रहे हो, तो एप्सिलॉन नॉट क्या खोज कर हो जाओगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F इज इक्वल टू, वेरी सॉरी यार, आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2। एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, हाँ कूलम स्क्वायर कर दो ना, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा Q1 Q2 ओवर व्हाट 4 पाई FR स्क्वायर, मतलब कूलम्स स्क्वायर। इसका जो मैंने यूनिट लिख रहा था ना वो गलत लिख रहा था। ठीक है, तो यार याद रखने का जो कंसेप्ट है ना होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कूलम्स स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका क्या चीज़, कूलम्स लॉ था। ठीक है, अब इस कूलम्स लॉ में एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, देखो क्या, ये तो जो डेफिनेशन दिया गया है उस डेफिनेशन को हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उस डेफिनेशन को हमने क्या कर दिया जी, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है कि ये जो Q1 चार्ज है, ये जो Q1 चार्ज है, ये Q1 चार्ज या तो प्लस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकता है। तो जब प्लस होगा तो क्या होगा, Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q2 चार्ज भी क्या होगा Q1 फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा। यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक है, चूँकि फोर्स वेक्टर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर क्या होगा बताइए, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन क्या मैंने किया, F12 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन Q1 चार्ज, फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू व्हाट, किसके कारण, हाँ ड्यू टू Q2 चार्ज, लिख दो यहाँ पर, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, उसी तरह से क्या हुआ यहाँ पर, फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज, ये हुआ रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक, एक बात हो सकती है, तो यहाँ पर तो दिख रहा है रिपेल होगा। ठीक है, अगर दूसरा सिचुएशन लिया जाए तो एक प्लस चार्ज भी हो सकता है और दूसरा माइनस चार्ज हो सकता है, तो क्या होगा जी, तो क्या होगा, तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या होगा, अपनी तरफ खींचेगी, और ये देखो, ये चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और ये चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। मतलब हम यहाँ फिर क्या कर सकते हैं, ये तो क्या होगा यहाँ पर, फोर्स ऑन व्हाट, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होने लग रहा है, कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। क्या है यहाँ पर, देखो Q1 रिप्रेजेंट Q2 है, तो क्या होगा यहाँ पर, Q2 चार्ज Q1 को अपनी तरफ खींचेगी, मतलब फोर्स ही तो लग रहा है ना, तो वही लिखोगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यहाँ भी क्या लिखोगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, डायरेक्शन क्या है, अलग है। आई बात समझ में, ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है बताइए, अगर ये माइनस चार्ज है तो ये भी माइनस चार्ज हो सकता है, और यहाँ भी क्या हो सकता है, माइनस चार्ज हो सकता है, तो यहाँ भी क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। ठीक है, तो ये वाली कंसेप्ट आ गई आपका, फोर्स ऑन, उसी तरह इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका क्या चीज़, कूलम्स लॉ। अब हम लोग करेंगे, देखो इस कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग करते हैं अब आगे। ठीक है, चलो।